हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं डेली क्लास नहीं ला पाती हूँ और की कमी या समय ना होने के कारण थोड़ी दिक्कतें हो रही है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक-एक टॉपिक को कराऊँ। तो चलें, आज का टॉपिक है द्विवेदी युग और इसी तरह एक-एक टॉपिक्स को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और द्विवेदी युग जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। भाषा का जो खड़ी बोली हिंदी का जो विकास इसी युग से माना गया है। तो इसको दृष्टि में रखते हुए परीक्षा की दृष्टि से एक-एक बिंदुओं को देखते हुए चलेंगे और जितने भी यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे वो सारे एग्ज़ाम से संबंधित हैं और जानकारी से आप इसे रखेंगे अपने पास और जितना हो सके आप इसे नोट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल नाम से भी जाना जाता है। और द्विवेदी युग जो है वो भारतेंदु युग के काव्य के विकास का दूसरा चरण माना जाता है। तो ध्यान रखें, पहला चरण जो कि आधुनिक काल का पहला चरण क्या है, भारतेंदु युग, जो कि हमने इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप उसे जाकर एक बार देख लें। तो भारतेंदु युग पहला चरण माना जाता है। उसके बाद दूसरा चरण द्विवेदी युग को माना जाता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि द्विवेदी युग जो नाम पड़ा है इस युग का, वो किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा है, तो वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये ध्यान रखेंगे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे, तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। कब से कब तक, 1903 से लेकर 1920 तक। इस युग की समय सीमा जो है, द्विवेदी युग की अगर समय सीमा देखें तो 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को जागरण सुधार काल कहा है। तो इसलिए इस द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है, जागरण सुधार काल। तो ये ध्यान रखेंगे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंतर्गत नई धारा और द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसका समय अवधि कब तक माना है, सन 1893 से लेकर 1918 ईस्वी तक इसका समय माना है द्विवेदी युग का। नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत, तो नई धारा पहले उत्थान में कौन आ जाएगा आपका, भारतेंदु युग। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और हिंदी के विद्यार्थी हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अच्छे तरीके से जान लें। और आप हिंदी विद्यार्थी के पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपके पास ज़रूर होना चाहिए और इसे एक बार या दो बार, कई बार इसे पढ़ने का प्रयास करें ताकि उनकी जितनी भी बातें उन्होंने कही वो कंठस्थ हो जाएं आपको। तो चले, भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। तो हमने अभी भी देखा कि भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का प्रवेश द्वार यानी पहला चरण माना जाता है। तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द्विवेदी युग क्या है, विस्तृत प्रांगण है। कौन सा, जो द्विवेदी युग में प्रवृत्तियाँ, जो भी प्रवृत्तियाँ प्रारंभ हुई थी उनको पल्लवित होने का। जैसे कि आप देखेंगे भारतेंदु युग में खड़ी बोली का विकास हुआ था और उसको पूरी तरह विकसित और पल्लवित होने का जो अवसर मिला वो द्विवेदी युग में मिला है। आगे है द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। तो इस काल में कौन कौन सी प्रवृत्तियों के आधार पर रचनाएं रची जाती थी, तो उन्हें ध्यान से रखेंगे। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन, यानी एक एक चीज़ों का वर्णन करना। दूसरा है नैतिकता एवं आदर्शवाद, प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अनुदित रचनाएं, काव्य रूपों की विभिन्नता मिलती है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है, छंदों की विभिन्नता इसमें मिलती है। तो इन सभी प्रवृत्तियों को देखते हुए कौन कौन से कवि किन किन प्रवृत्तियों के लिए प्रसिद्ध थे और प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हर द्विवेदी युग के जितने भी रचनाकार हैं आपको इतिवृत्तात्मकता, राष्ट्रीय भावना, नैतिक आदर्श और सामाजिक समस्याओं का चित्रण,
अनुदित रचनाएं, लगभग सभी इस काल के जितने भी कवि थे उन्होंने रचनाओं को अनुदित किया है। लगभग बहुत सारे ऐसे कवि मिलेंगे आपको जो किसी न किसी रचना का अनुवाद किया है। तो चलते हैं आगे, एक एक कवि के बारे में देख लेते हैं, उनके युग के कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं। तो द्वितीय युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो पहला कवि है श्रीधर पाठक, जिसका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ है। और दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864। ये क्रमबद्धता है, इसे क्रम के आधार पर देखिएगा। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, 1865। रामचरित उपाध्याय, 1872। गिरधर शर्मा नवरत्न, 1881। मैथिली शरण गुप्त, 1886। लोचन प्रसाद पांडे, 1886। तो इन कवि को अगर हम देखें तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यहाँ ट्रिक दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि जो हमसे बन पड़े ट्रिक के माध्यम से हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे उसे याद रखने का और थोड़ा अपने माइंड में रखने का, तभी मेरा मेहनत काम आएंगी। और जिस मेहनत से हम आप लोगों के लिए ट्रिक कर रहे हैं वो आपका सहयोग दे, हम आशा करते हैं। तो ट्रिक क्या है? श्री महावीर अयोध्यापति राम को मिथिला में नवरत्न प्रसाद दिया। तो हमने याद करने का बस आसान तरीका निकाला है, इसमें कोई लैंग्वेज पे ध्यान ना दे, भाषा पे। ऐसा कोई बात नहीं है कि श्री राम महावीर अयोध्यापति राम को मिथिला में नवरत्न प्रसाद में दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ट्रिक के माध्यम से याद करने का हम प्रयास करेंगे। तो श्री से क्या आ जाएंगे? श्रीधर पाठक। महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। और राम से आ जाएगा रामचरित उपाध्याय। मिथिला से मैथिली शरण गुप्त। नवरत्न से आ जाएगा आपका गिरिधर शर्मा नवरत्न। प्रसाद से लोचन प्रसाद पांडे। तो ये 7 कवि हुए हैं द्विवेदी युग के, जो कि प्रमुख हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं लगभग आप इन श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओंद और मैथिली शरण गुप्त, ये 4 कवि की जितने भी रचनाएं हैं आप इन सभी रचनाओं को कंठस्थ कर लें, याद कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम से संबंधित इनके हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई रचना पूछ ली जाती है। तो चलते हैं इनकी एक एक रचनाओं को देखते हैं। श्रीधर पाठक, जिसका जन्म 1859 में हुआ और मृत्यु 1928 में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से कवि स्वच्छंदतावादी कवि हैं, तो आप ध्यान रखिए श्रीधर पाठक प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनके द्वारा हमने जो काव्य प्रवृत्ति देखी हैं तो उसमें अनुदित रचनाएं की गई है द्विवेदी युग में। तो सबसे पहले देखें हमने श्रीधर पाठक जो कि कई रचनाओं का अनुवाद किया है। कौन कौन सी रचनाओं का अनुवाद किन किन शीर्षकों से रखा है और किन किन भाषाओं में किया है, जैसे गद्य और दार्शनिक। ये किसका मूल रचना क्या है? शेफर्ड एंड फिलोसोफर। और ये इसका रचनाकार कौन है? ग्रे। इनकी भाषा पता नहीं है किन भाषा में उन्होंने किया है। एकांतवासी योगी 1886 में इन्होंने इसका प्रकाशन किया है और ये हर्मिट नाम से इनकी मूल रचना है। और इनकी मूल रचनाकार कौन है? गोल्ड स्मिथ। और ये खड़ी बोली में इनका अनुवाद किया है। उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी में डेजर्टेड विलेज, गोल्ड स्मिथ की ही रचना है और ये ब्रज भाषा में किया है उजड़ ग्राम नाम से। श्रांत पथिक 1902 में इनकी रचना की है। और ट्रैवलर जो कि गोल्ड स्मिथ की ही रचना है, खड़ी बोली में किया है श्रांत पथिक नाम से। ऋतु संहार कालिदास की रचना और ये ब्रज भाषा में रचना किया है, अनुवाद किया है। इनकी मौलिक रचनाएं, इन्होंने किसी दूसरी भाषा से अनुवाद नहीं किया बल्कि खुद इनकी रचना की है। तो ब्रज भाषा में 2 रचनाएं की हैं। कश्मीर सुषमा 1904, मनोविनोद 1882 ईस्वी में। खड़ी बोली की कुछ रचनाएं हैं। बनाष्टक, देहरादून के भारत गीत, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय बीना, धन विजय, सांध्य अटन
ये अपन नहीं है, अटन है। सांध्य अटन। गुणवंत हेमंत 1900। तो ये उनकी मौलिक रचना है खड़ी बोली और ब्रजभाषा में। तो इनकी जो मौलिक रचना है उनको भी अगर हम देखें ट्रिक के माध्यम से, तो जगत में भारत के कश्मीर देहरादून वन अटन गुणों में स्वर्गीय विजय की तरह है। तो जगत से जगत सच्चाई सार, में से हो जाएगा मनोविनोद, आप ध्यान रखेंगे। जगत से जगत सच्चाई सार, में से मनोविनोद, भारत से भारत गीत, कश्मीर से कश्मीर सुषमा, देहरादून से देहरादून, वन से आपका आ जाएगा बनाष्टक, अटन से सांधी अटन, गुण से गुणवंत हेमंत, स्वर्गीय से स्वर्गीय बीना, विजय से आपका कौन सा आ जाएगा धन विजय। तो ये सारी रचनाएं आप इस ट्रिक के माध्यम से श्रीधर पाठक की रचनाओं को याद कर सकते हैं। आगे कुछ बातें हैं देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावणी या ख्याल छंद शैली में की है तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में। तो इनकी छंद याद रखिएगा। शैली क्या है, लावणी एकांतवासी योगी का, लावणी या ख्याल शैली, और श्रांत पथिक का कौन सा छंद है, रोला छंद में इन्होंने इनकी रचना की है। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, इनकी जो प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। ध्यान दीजिएगा, ये कविता है और ये इनकी पुस्तक है। अगला कवि है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1864 में इसका जन्म हुआ और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई। द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक ग्राम में हुआ है और वर्ष 1903 में वे सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तथा वर्ष 1920 तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। इनके लिखे हुए व अनुदित गद्य पद्य दोनों की संख्या लगभग 80 मानी जाती है। तो इनकी लगभग कितनी रचनाएं इन्होंने लिखा है, अनुदित गद्य पद्य रचनाएं जो कुल मिलाकर लगभग उन्होंने 80 रचनाएं लिखी हैं। तो हम उनकी कुछ प्रमुख ग्रंथों को ही देखेंगे। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला बिलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्ज, बलि व्रतम। तो ये उनकी काव्य संग्रह है। इनके अनुदित रचनाएं हैं गंगा लहरी, ऋतु संगिनी, ऋतुरंगिनी, विनय शतक, बिहार वाटिका, स्नेहमाला, कुमार संभव। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की गंगा लहरी का सबैया में अनुवाद किया हुआ है। ऋतु रंगिनी कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद किया है। विनय शतक भर्तृहरि की रचना है और ये भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया है। बिहार वाटिका जो है वो जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद किया हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा के संबंध में कुछ कहते हैं खड़ी बोली। तो आप इस कोटेशन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता के संबंध में लिखते हैं और भाषा के संबंध में भी उन्होंने कहा है, तो हम लास्ट में देखेंगे। तो ये है कविता के संबंध में क्या कहते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सोइकियाओं के गतागत की पहेलियाँ बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो पहले जब रीतिकाल आप ध्यान दीजिए कि भारतेंदु युग जो थे उनसे पहले रीति ग्रंथ लिखे जाते और कुछ भारतेंदु युग में भी रीति ग्रंथ लिखे गए थे, पर उतना नहीं जितना रीतिकाल में। तो इन सभी को देखते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो मुक्तक रचनाएं हैं उनको उन्होंने लिखने से बिल्कुल मना कर दिया। और जैसे निराला की जूही की कली है मुक्तक कविता होने के कारण उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित होने से भी उन्होंने
प्रकाशित नहीं करवाया, उसे लौटा दिया था। तो ये थोड़ा सा लक्षण ग्रंथ के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हर किसी में कविता हो सकती है। तो बहुत हो गया केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन करना, प्रक्रियाओं स्वक्रियाओं का वर्णन करना। अब उनको आवश्यकता नहीं है। अब हर चीज़ हर जगह से आप कविता कर सकते हो। द्वितीय युग में गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं रची गई। दोनों ही भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास हुआ था। दोनों ही भाषाओं में रचना लिखी गई और दोनों ही भाषा के रूप में खड़ी बोली। तो आप देखिएगा गद्य और पद्य दोनों रचना लिखी गई और दोनों में कौन सी बोली आई थी? खड़ी बोली जो भाषा रही है गद्य और पद्य की, वो द्वितीय युग में खड़ी बोली की रही है। ब्रज भाषा में भी कुछ कुछ रचनाएं हुई थी, लेकिन खड़ी बोली की अधिक हुई थी। द्विवेदी जी ने आगरा सम्मेलन में साहित्यकारों को संबोधित करते हुए कहा है। तो देखिए भाषा के संबंध में क्या कहते हो। जो अपने आप को ब्रज क्षेत्र का मानते हो वह ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी मीठी शब्द में इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है। क्या कहते हैं कि जो अपने को ब्रज क्षेत्र का मानते हो वह ब्रज भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो अपना जुड़ाव अखंड भारत से मानते हो उनकी भाषा निश्चित खड़ी बोली होनी चाहिए। तो वो खड़ी बोली के विकास कितना महत्व देते थे कि इतनी मीठी बातों से उन्होंने खड़ी बोली का अस्तित्व सामने रखा कि जो पूरे अखंड भारत से संबंध रखते हो वो निश्चित ही खड़ी बोली में रचना करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। अगला कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इनका जन्म 1865 ईस्वी निजामाबाद जिला अलीगढ़ में हुआ था। ये कवि, उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। इन्हें कवि सम्राट, आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? कबीर कुंडल, रसिक रहस्य। इनकी जो प्रकाशन वर्ष है, इनका समय आप याद रख लीजिएगा। कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेमाबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, काव्योपवन, प्रिय प्रवास, जो कि महाकाव्य है और इनकी प्रसिद्धि के कारण भी प्रिय प्रवास है। ऋतु मुकुर, पदम प्रमोद, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, उपहार, बोलचाल, कल्पलता, ग्राम गीत, विदेही वनवास, जो कि महाकाव्य है इनका, रस कलश, पारिजात, मर्म स्पर्श, ये कुछ रचनाएं हैं हरिओंद जी के, तो इन्हें याद रखेंगे। हरिओंद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। कौन कौन से काव्य हैं? पहला है प्रिय प्रवास, जो 1914 में इनकी रचना हुई है। 17 सर्ग हैं। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन आपको इसमें मिलेंगे और इनका ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। हे प्रिय प्रियसी मंच पर खड़ी क्यों हो। हे प्रियसी मंच पर खड़ी क्यों हो। तो बहुत अच्छे ट्रिक है, अगर आप इसके माध्यम से याद रख पाएँ तो आपके लिए बहुत सहयोग देंगे। जैसे हे से आ जाएगा आपका हरिओंद, प्रिय से प्रिय प्रवास, सी से 17 सर्ग, म से महाकाव्य, च से 1914, पर से प्रथम महाकाव्य हिंदी का, खड़ी से खड़ी बोली, क्यों से कृष्ण से संबंधित। तो हमने कोशिश किया है कि इनकी पहली अक्षर से उन रचनाओं के बारे में विशेषताएं, प्रकाशन पर सभी एक साथ एक ही चीज़ में समाहित हो जाए। तो बहुत छोटी सी है, हे प्रिय सी मंच पर खड़ी क्यों हो। तो ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। दूसरा है पारिजात, 1937 ईस्वी, 15 सर्ग, आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। विदेही वनवास 1941, 18 सर्ग, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। विदेही वनवास में आपको जो सीता का फिर से निर्वासित कर दिया था, तो इनकी बारे में उसमें वर्णन है। इनके प्रमुख नाटक हैं प्रद्युम्न विजय और रुक्मिणी परिणय। उपन्यास इन्होंने लिखा है। हिंदी ठेठ हिंदी
का ठाठ, तो ये कथा लिखा हुआ है, ठेठ हिंदी का ठाठ हो जाएगा, ठेठ हिंदी का ठाठ। अधखिला फूल, ये उनके उपन्यास है। आलोचना ग्रंथ है कबीर रचनावली, साहित्य संदर्भ, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। प्रिय प्रवास को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वन वृत्तों पर आधारित है। हरिओंद द्वारा ब्रजभाषा में रचित रस कलश एक रीति ग्रंथ माना जाता है, मतलब रीति ग्रंथ है रस कलश। हरिओंद कृत चुपते चौपदे, चौखे चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ये तीनों रचनाएं मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला रचनाकार है रामचरित उपाध्याय, जिसका जन्म 1872 में हुआ है। रामचरित उपाध्याय द्विवेदी युग के प्रमुख सुक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन थे, सुक्तिकार के रूप में द्विवेदी युग के। इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। रामचरित चिंतामणि 1920 में प्रबंध काव्य है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति, मुक्तावली, तो इनकी रचनाएं याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, तो इन्हें जितनी भी इनकी रचनाएं हैं कंठस्थ कर लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी में, मृत्यु 1964 में हुआ और जन्म स्थान चिरगांव, झांसी। पिता रामशरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रथम कविता हेमंत, जो 1905 ईस्वी में रचना की गई है, और इनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग 1909 में। तो इनकी थोड़ी लंबी ग्रंथों की सूची आ जाएगी, तो प्रयास रहेगा कि इनको आप याद कर सकें, और मेरा भी प्रयास रहेगा। रंग में भंग, जो कि 1900 ईस्वी 1905 ईस्वी की रचना है। रंग में भंग 1909 की रचना है, 1909 की रचना। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, तिलोत्तमा 1915, चंद्रहास 1916, किसान, बैतालिक, पत्रावली, शकुंतला, पंचवटी, आर्य, स्वदेश संगीत, हिंदू, त्रिपथगा, बक संहार, वन वैभव, शेरंध्री, और भी है। मेघनाद वध, वीरांगना, शक्ति, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, चंपू काव्य, उच्छ्वास, सिद्धराज, द्वापर, मंगल घट, नहुस, कुणाल गीत, अर्जन विसर्जन, विश्व वेदना, काबा और करबला। अजित, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजलि और अर्ध्य, जय भारत, विष्णुप्रिया, रत्नावली, ये तो इनकी कुछ रचनाएं थी, और इसलिए हमने इन सभी रचनाओं को आपके सामने रखा है, क्योंकि ये जितनी भी रचनाएं हैं, इनमें से अधिकतर रचनाएं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इनके कुछ नाटक है, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग, ये 3 इनकी नाटक हैं, और उन्होंने कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया है। तो कौन कौन से हैं? प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार, ये 3 रचनाएं उनके अनुदित काव्य हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य है। तो इनकी जो साकेत रचना है, ये महाकाव्य है और राम कथा पर आधारित है। और कैसा रचना है? रामचरितमानस के बाद दूसरा स्तंभ माना जाता है, जो कि रामचरितमानस तुलसीदास, भक्तिकाल के कवि तुलसीदास द्वारा रचित है, और ये सबसे बहुत प्रसिद्ध रचना है राम के जीवन पर, और इसी को आधार बनाकर साकेत लिखा गया है। और साकेत जो कि रामचरितमानस के बाद दूसरा स्तंभ माना जाता है, दूसरी प्रसिद्ध रचना। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। तो ध्यान दीजिएगा, साकेत की जो रचना लिखने की जो प्रेरणा मिली है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी
जो कि उनके गुरु रहे हैं, और उनका कौन सा लेख है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिला है। यह लेख द्विवेदी जी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित किया। तो द्विवेदी जी ने अपने जो लेख है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, वो किस नाम से प्रकाशित करवाया था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। साकेत शब्द मूलतः पाली शब्द का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस जितने भी टॉपिक हमने दिए हैं, यहाँ बिंदुएं लिए हैं कवि से संबंधित, और रचनाएं जितने भी हैं, लगभग सभी किसी न किसी से एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर इतना ही आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। और अगर आपको अच्छे से पूरी डीप से पढ़नी है, गहराइयों से जाना है, तो आप ऑथेंटिक बुक को लेकर पढ़ें। नगेंद्र की, बच्चन के, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और भी बहुत सारे, राम कुमार वर्मा, इन सब की बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको हिंदी साहित्य की अच्छे से गहराई से आपको नॉलेज हो जाएंगे। तो फिलहाल हम एग्ज़ाम से को दृष्टि में रखकर हम कुछ बिंदु जो कि इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, हम उसे लाए हैं। आगे बढ़ते हैं। साकेत। साकेत में 12 सर्ग हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। साकेत राम काव्य पर आधारित महाकाव्य है जिसका 9वें सर्ग में उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। साकेत उनके मौलिक उद्भावना है क्योंकि उर्मिला राम कथा का उपेक्षित पात्र रही है। साकेत का प्रसिद्धि का जो कारण रहा है वो उर्मिला का जो वर्णन किया गया है, उर्मिला को लाया गया जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी 9वें सर्ग में, इसी से साकेत अति महत्वपूर्ण बन गया है, जो कि वह एक स्त्री थी और उपेक्षित पात्र थी, जो कि आज तक किसी कवि ने उर्मिला का वर्णन नहीं किया था इतनी मधुरता से, इतनी सरलता से। इसके 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है और ये चंपू काव्य है। ये चंपू काव्य है जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सामंजस्यवादी किससे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। और किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो साकेत जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख से उनको प्रेरणा मिली है, और भारत भारती का जो प्रेरणा मिला है मुदस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुआ है। भारत भारती की रचना गुप्त जी ने राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर लिखा है, और वह लिखा है, क्या कहते हैं देखिए, कि भारत भारती की रचना का प्रयोजन में गुप्त जी ने लिखा है, कोई 2 वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्त में आया था कि हो सका तो कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा करूँगा। इसके कुछ दिन बाद उक्त राजा यानी रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मुझे मिला जिसमें उन्होंने मौलाना हाली के मुदस्से को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रहपूर्वक अनुरोध किया। तो इन्होंने इसी के अनुरोध पर भारत भारती की रचना किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक पहली पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है। तो भारत भारती के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह काव्य वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाला है। इसमें यह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी जाति को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। भारत भारती को 3 खंड में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। तो इसमें भारत भारती में 3 खंड है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी ने। और मैथिली शरण गुप्त को किस
किसके लिखने पर? भारत भारती लिखने पर। गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद किया है, तो इन्होंने भी रचनाओं का अनुवाद किया है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। तो हरिगीतिका छंद जो हमने देखा, छंदों की विभिन्नता पाया जाता है द्विवेदी युग में, और हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? गुप्त जी को। गुप्त जी के काव्य सृजन में निम्न प्रवृत्ति दृष्टव्य होती है। तो उनके काव्य में ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं आप इन्हें एक बार देख लेंगे। कठोर नीतिमत्ता, आदर्शवादिता, विषय में विस्तार, राष्ट्रीयता की प्रधानता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मानव गरिमा, मानवतावादी, ये जितने भी हैं, गांधीवादी, नारी दृष्टि, स्वधर्म, पौराणिकता, आधुनिकता, स्वाधीनता, मर्यादावादी, इतिवृत्तात्मकता, खड़ी बोली का प्रयोग, वैष्णव संस्कार, समन्वित काव्य शिल्प आदि, ये सभी उनकी काव्य की प्रवृत्ति रही है। अगला रचनाकार है गिरधर शर्मा नवरत्न। इनकी कुछ रचनाएं हैं, एक ही रचना है, आप इसे याद रख लेंगे। इनका जन्म 1881 में हुआ, जन्म स्थान झलरापाटन, और इनकी प्रमुख रचना जो है मातृ वंदना, जो कि मौलिक रचना है। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। तो हर्मिट का जो इन्होंने अनुवाद किसमें किया है? संस्कृत श्लोकों में किया है। अगला रचनाकार है लोचन प्रसाद पांडे, जिसका जन्म 1886, जन्म स्थान बालापुर मध्य प्रदेश में, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन। ये जितने भी रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन में इनकी पशु तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत ध्यानपूर्वक काव्य दृष्टि का पता चलता है। तो जो भी पशु से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, आप इनकी कृति मृग दुख मोचन जरूर पढ़ें, ताकि पशु तक पहुंचने का व्यापक अनुभव आपको प्राप्त हो सके। इन्हें काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त है। अब हम चलते हैं द्विवेदी युग के अन्य कवि और उनकी रचनाओं की ओर। पहला कवि है नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म 1859 ईस्वी अलीगढ़ में हुआ था, और यह हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे तथा बचपन से ही कविता लिखा करते थे। आरंभ में इनकी रचनाएं भारत हिंदी युग की ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, फिर सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, विधवाओं तथा अछूतों को अपने काव्य का विषय बनाया। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। समस्या पूर्ति ये भारत हिंदी युग की प्रवृत्ति रही है, लेकिन आप अगर नाथूराम शर्मा की रचनाएं देखेंगे तो इसमें भी एक कवि रहे नाथूराम शर्मा, जो कि समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। अतिशयोक्ति का अर्थ है कि बढ़ा चढ़ाकर रचना करना, बोलना। नाथूराम शर्मा शंकर द्वारा कुछ रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भारण रहस्य, जो कि महाकाव्य है, जिसमें विधवाओं की पूरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन है, शंकर सर्वस्व। नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, कवि कामिनीकांत आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला कवि है राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिसका जन्म 1868 ईस्वी जबलपुर में। इनकी रचना है धाराधर धावन 1902, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल 1910 खड़ी बोली में। मृत्युंजय 1904 में रचना की गई है। राम रावण विरोध, बसंत वियोग खड़ी बोली की रचना। अमलतास, नए सन का स्वागत, नवीन सतसार का स्वागत, तो ये खड़ी बोली की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सैयद आमिर अली मीर, जन्म 1873। इनकी प्रमुख रचना उल्हाना पंचक, अन्योक्ति शतक। अगला कवि कामता प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1875 ईस्वी में, और इनकी रचना है भौमासुर वध, ब्रजभाषा, विनय पचासा, ये भी ब्रजभाषा की रचना है। पद्य पुष्पावली खड़ी बोली, शिवाजी दासी रानी, और इनकी रचनाएं हैं प्रमुख।
और कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्धि का मूल आधार है उनकी हिंदी व्याकरण। उनका जो हिंदी व्याकरण रचना है, इनकी प्रसिद्धि का कारण रहा है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। और ये एक व्याकरण इतिहास व्याकरण के रचनाकार माने जाते हैं, भाषाविद हैं ये। अगला है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 ईस्वी में और इनकी प्रमुख रचना है गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी, विराष्टक। संपादित रचनाएं हैं बिहारी सतसई, हमीरहट, दीप प्रकाश, कविकुल, कंठाभरण। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देख लीजिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर से भी कई प्रश्न पूछ ली जाते हैं, उनकी रचना पूछ ली जाती है। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे और द्विवेदी युग के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो द्विवेदी युग में जो कि ब्रजभाषा की रचनाएं बहुत कम होने लगी थी पर होती थी, तो रत्नाकर जी ब्रजभाषा में रचनाएं लिखते थे। अगला कवि है सत्यनारायण कविरत्न और अंतिम कवि है। इसका जन्म 1880 में माना जाता है। इनका जो रचना है हृदय तरंग की दो कविता कौन कौन सी है, प्रेमकली और भ्रमरदूत। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। तो यहाँ तक हमारा होता है खत्म। ये हम गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, हम इसे राष्ट्रवादी कवि के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा समाप्त होता है द्विवेदी युग। आशा करती हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत सहयोग दिया होगा और करेगा। आप अगर उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास हैं तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं और हम MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी लाने का प्रयास करूँगी एक एक टॉपिक के आधार पर परीक्षा से संबंधित। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगे होंगे और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे जितना से जितना शेयर कर सकते हैं ताकि हमें आप ही से मोटिवेट मिले और हम क्लासेस ला पाएँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।